हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। माय नेम इज़ गिरीश शुक्ला और मैं पिछले 7 साल से एज ए प्रॉपर्टी मैनेजर पुणे में काम करता हूँ। जिन लोगों की प्रॉपर्टी पुणे में है, किसी भी लोकेलिटी में लाइक बानेर, वाकड़, पिंपली सौदागर, डांगे चौक, रावेत, विशाल नगर, बालेवाड़ी, हिंजवाड़ी, तो उन लोगों के लिए मैं रेंटिंग है, सेलिंग है और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट है, वो सारी सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड करते हैं। अब चाहे आप पुणे के अंदर रहते हैं या पुणे के बाहर रहते हैं, इंडिया में रहते हैं या इंडिया के बाहर रहते हैं। मोस्टली इंडिया के बाहर जब हम लोग रहते हैं तो हमें प्रॉपर्टी मैनेज करने में बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। बेसिकली जब हम लोग प्रॉपर्टी सेलिंग प्रोसेस में जाते हैं तो एज ए एनआरआई हमें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आती हैं कि मैं किस किस पे ट्रस्ट करूं, क्योंकि हाई वैल्यू टिकट रहता है। आप किसी पे ऐसे ट्रस्ट नहीं कर सकते। आपको आइडेंटिफाइड बायर चाहिए, मतलब जो आपका डील प्रोसेस एंड टू एंड कर पाए, जिसका पैसा मतलब मनी रेडी हो, ठीक है, और सारी चीज़ें उसकी रेडी हो। तो वो सारी चीज़ें उस प्रोसेस में हम लोग पूरा हेल्प आपका करते हैं। बेसिकली 3 सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड करते हैं। पहला आपका रेंटिंग हो गया, आपको रेंट करना है प्रॉपर्टी। ऑल ओवर पुणे में हम लोग रेंट पे आपको टेनेंट प्रोवाइड करते हैं। रेंटिंग में क्या रहता है, सिंपल कि आपको हम आपकी प्रॉपर्टी का डिटेल प्रॉपर लेंगे, आपकी प्रॉपर्टी विजिट करेंगे, उसके बाद हमें लगेगा कि वहाँ पे कुछ मेंटेनेंस है या कुछ कुछ और ऐड करना है प्रॉपर्टी को जल्दी रेंट करने के लिए, या हाई रेंट, मतलब जो रेंट मार्केट में चल रहा है अभी। जैसे सपोज वाकड़ में 2 BHK नॉर्मली 18 to 20 के आपको मिल जाता है अनफर्निश का। अब अगर आपकी प्रॉपर्टी में कुछ फर्नीचर है या कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो वहाँ पे हम लोग आपको सजेशन देते हैं कि कितना रेंट मिलेगा, कितने दिन में जा सकता है, आपको प्रॉपर्टी बैचलर को देना है कि फैमिली को देना है। एज पर सोसाइटी रूल आपको जो भी हेल्प लगेगा वो हम लोग एंड टू एंड आपको प्रोवाइड करते हैं। तो रेंटिंग में हम आपको टेनेंट प्रोवाइड करते हैं। आपको टेनेंट प्रोवाइड करने के बाद आपका रेंट डिपॉजिट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, उसको हम लोग उसके बाद मूविंग दे देते हैं और हमारा प्रोसेस ख़त्म हो जाता है। सेकंड आता है कि आपको अगर आप प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज देख रहे हैं तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि एंड टू एंड सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड करते हैं। मतलब आपको जैसे मैंने आपको टेनेंट प्रोवाइड किया, तो उस केस में जैसे 11 मंथ का हमने टेनेंट प्रोवाइड कर दिया, तो उस केस में हम आपका 11 मंथ प्रॉपर्टी मैनेज करेंगे, ठीक है। मतलब टेनेंट प्रोवाइड करने से लेकर आपकी प्रॉपर्टी मूव आउट होने तक सेम टेनेंट के साथ वो सारा प्रोसीजर जो रहता है, चाहे आप प्रॉपर्टी मेंटेनेंस हो, चाहे टेनेंट प्रोवाइड करना हो, या टेनेंट की कुछ रिक्वायरमेंट है, जैसे 2 महीने के बाद कुछ रिक्वायरमेंट हो गया तो उसको कैसे हैंडल करना है, कैसे मैनेज करना है, तो सारी चीज़ें हम लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और एट द टाइम ऑफ मूव इन हम लोग एक मूवी रिपोर्ट बनाते हैं कि हम किसी भी टेनेंट को किस कंडीशन में प्रॉपर्टी हैंड ओवर कर रहे हैं, उस प्रॉपर्टी में क्या किस कंडीशन में, क्योंकि जिस कंडीशन में हम प्रॉपर्टी हैंड ओवर करते हैं टेनेंट को, उसी कंडीशन में हम ओनर को प्रॉपर्टी हैंड ओवर टेनेंट से हैंड ओवर लेते भी हैं। क्योंकि क्या फर्नीचर था, कितनी वैल्यू थी उसकी, ठीक है, कितना फर्नीचर था, कुछ मिसिंग हो गया, तो सारी चीज़ें हम लोग राइट डाउन करते हैं। एक मूवी रिपोर्ट हमारा रहता है और राइट डाउन करके हम लोग उसको ओनर को एक कॉपी है शेयर कर देते हैं एक टेनेंट को। क्योंकि बाद में जब आप प्रॉपर्टी मूव आउट करते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। टेनेंट बोलता है कि हमारा डिपॉजिट नहीं डिडक्ट होना चाहिए, ओनर बोलता है कि हमारा प्रॉपर्टी में ये सारी चीज़ें थी वो मिसिंग हैं। तो सब चीज़ें अवॉइड करने के लिए हम लोग एक मूविंग रिपोर्ट बनाते हैं। कभी कभी हम एग्रीमेंट में भी मेंशन कर लेते हैं, अगर कुछ नॉमिनल फर्नीचर है, किचन ट्रॉली है, मतलब जो लिख सकते हैं एग्रीमेंट में, लिखने के लिए उतनी सारी चीज़ें नहीं है तो वो मेंशन कर देते हैं। अदरवाइज हम लोग एक मूविंग रिपोर्ट बना लेते हैं, उस पर टेनेंट का साइन करके ले लेते हैं कि ये सारी चीज़ें आपको फ्लैट में मिल रही, इसी सारी चीज़ें को आपको 11 महीने के बाद, 22 महीने के बाद आपको हैंड ओवर करना पड़ेगा। ये हो गया आपका रेंटिंग का प्रोसेस। सेकेंडली हो गया प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का भी सेम प्रोसेस है, आपको एंड टू एंड सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड करते हैं। थर्ड पॉइंट आता है कि आपका सेलिंग प्रोसेस। आप जब इंडिया में रहें या एनआरआई रहें तो आपको ये इंश्योर करना पड़ता है कि जिस बायर के साथ हम प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं वो बायर की एलिजिबिलिटी है क्या। मतलब हम जैसे 70 लाख का प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं, राइट, तो उस केस में हमें ये इंश्योर करना पड़ता है कि जो बायर को हम एक
1 लाख या 2 लाख से टोकन लेने से डील नहीं होता है, राइट। तो हमें ये इंश्योर करना पड़ता है कि जो 70 लाख का हम लोगों ने डील फाइनल किया है ना, तो वो बायर की मतलब सारी एलिजिबिलिटी हैं क्या, मतलब 70 लाख वो कितने दिन में देने वाला है और कहाँ से देने वाला है, कितना % उसका ओन कंट्रीब्यूशन है, कितना उसका लोन अमाउंट है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग इंश्योर करते हैं। तो उस केस में हम लोग बायर का एलिजिबिलिटी देखते हैं कि बायर की कैप मतलब वो पे कर सकता है कि नहीं, मतलब कितने दिन में कर सकता है। एक टाइम लाइन हम लोग लेते हैं, वही सेलर को लूप में रखते हैं, सेलर को सारी चीज़ें इन्फॉर्म करते हैं। हम लोग प्रॉपर एक एमओयू बनाते हैं डील के टाइम की। ये सारी चीज़ें जो भी मतलब XYZ हम लोग डील करने के पहले, टोकन ट्रांसफ़र करने के पहले जो भी प्रोसेस डिस्कस करते हैं, वो एक एमओयू में मेंशन करके हम लोग 500 पे नोटरी कर लेते हैं। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम लोग वो पूरा स्टेप कर लेते हैं कि भाई हमको कितने दिन में कितना पेमेंट आएगा, या लोन होने के बाद कितना हमको आप पैसा देने वाले हो। तो ये सारी चीज़ें एमओयू में मेंशन है, उसी टाइमलाइन के अकॉर्डिंग हम लोग डील आके प्रोसेस करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग स्टेप बाय स्टेप प्रोफेशनली सेलर का कैसे टाइम बचा सकते हैं, क्योंकि हम लोग जब इन्वॉल्व होते हैं आपके डील में, तो आपको कोई भी ज़्यादा टाइम कंज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है उस डील में। आपको जो भी रहेगा रिटर्न में आपको मिलेगा। एक व्हाट्सअप हम लोग क्रिएट करते हैं डील का। उसके बाद ईमेल कंफर्मेशन हम लोग लेते हैं बायर सेलर से कि आपका जो भी डील फाइनल हुआ है। उसके बाद एमओयू बना लेते हैं। एमओयू बनाने के बाद हम लोग स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें प्रोसेस करते हैं, और डील एंड होने के बाद सब कुछ सारी चीज़ें स्मूथ कर लेते हैं। वो चाहे आपका एडवोकेट अपॉइंटमेंट करना हो, लेना हो वहाँ पे रजिस्टर ऑफिस में, चाहे कोई सीए की हेल्प हो, वो सारी चीज़ें मतलब डील में XYZ जो भी प्रोसेस लगता है वो सारी चीज़ें हम आपको गाइड करते हैं डील होने के पहले। मतलब ऐसा नहीं है कि हमने बायर से टोकन ट्रांसफ़र करा लिया, उसके बाद कुछ ऐसा है प्रॉपर्टी का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है या बायर की एलिजिबिलिटी नहीं है। वो सारी चीज़ें अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डील टोकन ट्रांसफ़र करने के पहले वो सारी चीज़ें हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं। कि जैसे फॉर एग्जांपल कभी कभी क्या होता है कि हम जैसे हम यूएस में रहते हैं, हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। जैसे कभी बहुत सारे मैंने एनआरआई क्लाइंट के साथ उनका डील हमने कंप्लीट किया, उनका पोजीशन लेटर उन्होंने नहीं लिया। ये क्या होता है मोस्टली, जैसे हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं, राइट, और ख़रीदने के बाद हम क्या करते हैं कि उसके 1 महीने के बाद 2 महीने के बाद हम आउट ऑफ इंडिया चले जाते हैं, ठीक है, जॉब पर्पज़ से या बिजनेस पर्पज़ से XYZ रीजन की वजह से हम लोग चले जाते हैं। उसके बाद हमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट बिल्डर से लेना बाकी रह जाते हैं, जैसे पोजीशन लेटर हो गया, ऑक्यूपेंसी लेटर हो गया। तो सारी चीज़ें, या पार्किंग लेटर भी बहुत सारे ओनर नहीं लेते हैं। जैसे इंडेक्स टू पे हम पार्किंग लेटर मेंशन नहीं करते हैं, कभी बहुत सारे बिल्डर नहीं मेंशन करते हैं। तो वो क्या करते हैं कि पार्किंग लेटर वो हैंड ओवर कर देते हैं। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि कैसे डॉक्यूमेंट अरेंज करना है, वो सब कुछ जब पूरा प्रोसेस एक बना लेते हैं, उसके बाद ही बायर को इन्फॉर्म करके हम बोलते हैं आप सेलर के अकाउंट में एग्रीड टोकन अमाउंट, जो एडवांस अमाउंट XYZ कुछ भी आप बोलते हो, एडवांस अमाउंट बोलो, टोकन अमाउंट बोलो, वो आप प्रोसेस कर सकते हो। प्रोसेस होने के बाद फिर एमओयू साइन करते हैं। एमओयू भी हम पूरा जो भी हमारी टर्म्स एंड कंडीशन रहती हैं बायर के साइड से, सेलर के साइड से, या सोसाइटी में क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, सोसाइटी किस फॉर्मेट में एनओसी देने वाला है, राइट। तो सारी चीज़ें डिस्कस होने के बाद एमओयू जब हम पूरा रेडी कर लेते हैं, टोकन ट्रांसफ़र होने के बाद एमओयू दोनों साइड को हम फॉरवर्ड करते हैं कि आप रीड कर लो। दोनों साइड से ईमेल कंफर्मेशन आ गया कि हाँ भाई ओके है, हमारे साइड से ओके है, हमारे साइड से ओके। उसके बाद ही हम बायर को बोलते हैं टोकन अभी आप ट्रांसफ़र कर दो। तो उसमें क्या रहता है कि उसमें जैसे उसमें क्या रहता है, टाइम बचता है। टाइम सेलर का बच गया, जैसे बायर की एलिजिबिलिटी नहीं है, 70 लाख का वो डील कर रहा है, उसके बाद अभी 50 लाख ही डाउन पेमेंट है, या उसका लोन नहीं हो सकता है, राइट। उसका सारा पेमेंट कोई प्रॉपर्टी सेल करना चाहता है आगे की, वो सेल होने के बाद ये पैसा देने वाला है। तो ये सारी चीज़ें जो भी मतलब प्रॉब्लम्स आ सकती हैं डील में, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं पहले, एमओयू होने के बाद, टोकन होने के पहले। तो ये सारी चीज़ें अवॉइड करता है कि आपका टाइम बचाता है, सेलर का टाइम बचाता है, बायर का भी टाइम। क्योंकि क्या होता है सर, आप जैसे एक टोकन अमाउंट ले लेते हो, ठीक है, उसके बाद बायर भी अरेंज नहीं कर पाता है फंड, तो उसमें क्या रहता है, बायर का भी टाइम गया और आपका भी टाइम गया। वो टोकन रिफंडेबल में टाइम लगाओ, फिर उसके बाद डील कैंसिलेशन में टाइम लगाओ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि बायर सेलर का स्मूथ पूरा प्रोसेस हो। तो वो सारी सर्विसेज हम लोग प्रोफेशनली देते हैं। रिटर्न में जो भी हम बोलते हैं वो रिटर्न में आपको देंगे, चाहे व्हाट्सएप पे रहे आपका, चाहे ईमेल पे रहे हम आपका। ये सारी चीज़ें हम कंफर्मेशन लेने के बाद ही आपका प्रोसेस करते हैं।
पूरा प्रोसेस हम करते हैं। जो अप्रूवल्स रहते हैं वो सेलर के और बायर के ही रहते हैं। अगर कोई चीज़ बायर को पसंद नहीं आ रही या सेलर को पसंद नहीं आ रही तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। या सोसाइटी को कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रहते हैं कि सोसाइटी को ये ऐसा चाहिए फॉर्मेट बैंक का, क्योंकि बहुत सारे बायर क्या करते हैं, बहुत सारे क्या 90% लोग लोन से ही प्रोसेस करते हैं। उनका 30% डील डाउन पेमेंट रेडी रहता है, उन कंट्रीब्यूशन जिसको हम बोलते हैं रेडी रहता है। 30% वो जाते हैं लोन लेने के लिए जाते हैं। तो सारी चीज़ें इंश्योर करते हैं कि जो बैंक से बायर लोन लेने जा रहा है तो उस केस में हम क्या करते हैं कि इंश्योर करते हैं कि कौन से फॉर्मेट बैंक में कौन सा फॉर्मेट एनओसी का चलते हैं। कभी कभी क्या होता है हम डील फाइनल कर लेते हैं, उसके बाद बैंक को उसी फॉर्मेट पे चाहिए जो बैंक का चाहिए, या सोसाइटी एनओसी उसी फॉर्मेट पे देगा जो एनओसी उसकी सोसाइटी का एक बहुत सालों से चल रहा है, या वो उसी फॉर्मेट पे ही एनओसी देना हो। तो बैंक एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि बैंक क्यों एक्सेप्ट करेगी ना, बैंक पैसा दे रही है इतना बड़ा अमाउंट, तो वो रिस्क नहीं लेंगे। तो वो सारी चीज़ें म्यूचुअली हम लोग डिस्कस करते हैं सारी डील होने के पहले। तो जो भी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, जो भी डील में आ सकती है, हमें लगता है कि आ सकती है, वो चीज़ें डिस्कस करके हम लोग एमओयू में मेंशन कर देते हैं। तो ये पूरा सेल का प्रोसेस एंड टू एंड हम लोग करते हैं। अब इसमें इंडियन, आप चाहे पुणे में रहो चाहे इंडिया के बाहर, मतलब इंडिया के बाहर रहो, तो उसमें क्या रहता है, बहुत सारे जैसे इंडियन में और एनआरआई में एक डिफरेंस होता है कि आपको टीडीएस का एक अमाउंट रहता है, वो अलग अलग रहता है। इंडियन का क्या रहता है अभी एज पर गवर्नमेंट 1% या 0.75% अभी किया था, 1% अभी फिर हो गया, तो 1% बायर डिडक्ट करके वो डील प्रोसेस हम लोग कर सकते हैं। लेकिन ऐसा एनआरआई में नहीं है। एनआरआई में क्या रहता है, एनआरआई में क्या रहता है आपका कि आपका जो भी डील अमाउंट रहेगा 50 लाख का अगर नीचे है तो फिर टीडीएस अप्लीकेबल नहीं रहेगा। वो हम लोग सीए से उस टाइम डिस्कस करते हैं कि 50 लाख के नीचे है तो सेलर की क्या एलिजिबिलिटी है, वो टीडीएस के लिए एप्लीकेबल है कि नहीं है। लेकिन अगर 50 लाख के ऊपर प्रॉपर्टी है तो आपको 23.95 कुछ तो अभी एनआरआई का रेट चल रहा है, तो उस डील अमाउंट पे आपको पे करना पड़ेगा। अभी उसको रिड्यूस करने के लिए प्रोसेस रहता है कि इनकम टैक्स से हम पूरा प्रोसेस करते हैं कि उसको 23% ना भरना पड़े, राइट। क्योंकि 23% आप अगर 1 लाख का देखोगे 23 लाख हुआ, राइट। टीडीएस ब्लॉक करना पड़ता है इनकम टैक्स के बाद। अगर आपको एलिजिबिलिटी है, आप टीडीएस एप्लीकेबल नहीं हो रहा है उस प्रॉपर्टी पे, तो आपका वो प्रॉपर्टी अमाउंट रिफंड होता है, या आप इन्वेस्टमेंट कर देते हो इंडिया में ही, वो सारा प्रोसेस रहता है। लेकिन वो टीडीएस भरना पड़ता है क्योंकि एज पर इनकम टैक्स गाइडलाइंस, और अगर आप देखो प्रॉपर्टी डीलिंग में जो भी रूल्स रहते हैं गवर्नमेंट के एनआरआई के लिए, वो सारी चीज़ें हमें फुलफिल करनी पड़ती हैं। लेकिन उसका वे आउट है, हम लोग सीए से डिस्कस करते हैं उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसमें 30 डेज या 45 डेज का एक टाइम पीरियड रखता है। उस केस में क्या होता है, आपका 23% जो रहता है टीडीएस अमाउंट, उसको आप रिड्यूस कर सकते हो, राइट। उसको रिड्यूस करके प्रॉपर्टी का क्या होता है कि जो गेन होता है आपकी प्रॉपर्टी पे, जैसे आपने 30 लाख पे 1 करोड़ का प्रॉपर्टी लिया आपने, 130 में आप बेच रहे हो, राइट, तो 30 लाख का आपका गेन हुआ। तो वो सीए सारी चीज़ें कैलकुलेट करता है कि आपका टीडीएस एप्लीकेबल कितना है, आपके डॉक्यूमेंट, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट, आपकी एलिजिबिलिटी सेलर की, आप पर ईयर कितना टैक्स आप पे कर रहे हो, अभी आप प्रॉपर्टी सेल करने जा रहे हो तो आपका टीडीएस कितना बन रहा है। तो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं डिटेल में। तो ये सारा जो एंड टू एंड प्रोसेस रहता है सेलिंग का, वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं। और आपको जैसे इंडिया के बाहर आप हैं, आपको प्रॉपर्टी सेल करना है पुणे में, आपको इंडिया में नहीं आना है, तो आपको ये हम लोग सजेस्ट करते हैं कि आप पीओए दे सकते हो, आपके रिलेटिव को दे सकते हो, आपके फ्रेंड को दे सकते हो, आप अपने घर में फैमिली मेम्बर को दे सकते हो। तो उस केस में क्या रहता है कि आपका पीओए का फॉर्मेट भी चेंज होता है। बहुत सारे सेलर्स क्या बोलते हैं कि हमारे पास पीओए है, हमने ऑलरेडी अपने फ्रेंड के साथ बनाया है, तो हमें ये देखना पड़ता है कि आपने कौन से राइट दिए हैं, या राइट आपने दे दिए हैं तो वो गवर्नमेंट में चलता है क्या अभी आज की डेट में, क्योंकि आपने बनाया था 6 महीने पहले, 1 साल पहले। तो सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करनी पड़ती है कि डॉक्यूमेंट जो होता है प्रॉपर्टी का वो सब कुछ क्लियर होना चाहिए। मतलब हमारा डील होने के बाद कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और आपको ट्रैवल नहीं करना है इंडिया में तो वो भी वे आउट है, आप पीओए दे सकते हो, ठीक है। पीओए का फॉर्मेट जो भी रहेगा वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, पीओए का प्रोसेस हम लोग कर लेते हैं। 15-20 डेज में पीओए भी रेडी हो जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत सारे क्लाइंट का, एनआरआई क्लाइंट का हम ऑलरेडी कर चुके हैं डील,
आपको रेफरेंस चाहिए होगा, हम लोग ऑल दे सकते हैं उनको, हमने उनको कैसी सर्विस प्रोवाइड किया है, ठीक है। तो सारी चीज़ें आप कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। आपको ये चैनल का नाम तो पता ही है, पुणे के फ्लैट। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अगर रिक्वायरमेंट है ज़रूर अप्रोच करो, आपको ज़रूर हेल्प मिलेगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।